चलिए भाई, कनेक्ट कीजिए सब लोग। एक बार इस सेशन को आप लोग शेयर करके जुड़ जाइए, फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके मेरे भाई, एक बार सब लोग शेयर कर दीजिए सेशन को, जितने मेरे दोस्त देख रहे हैं क्लास को। क्लियर? फिर हम कंटिन्यू करते हैं और बात करते हैं आज के अपने क्लास, आज के अपने सेशन की। कैसे हैं भाई आप सब, बता दीजिएगा ना दोस्त। बताइए कमेंट बॉक्स में। कल वाली जो पीडीएफ थी उसको मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। 6 7 8 राइट, कहाँ पे थे हमें पता चल रहा। ओके मेरे भाई, जी हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे भैया सबको। ओके, आ गया हूँ भाई। 7:15 पे आपकी क्लास होती, 7:16 पे मैं हाजिर हूँ। राइट, कल क्लास आपकी हो नहीं पाई थी कुछ कारणों की वजह से। ठीक, और आज हम कंटिन्यू करते हैं कि भाई थोड़ा सा मौसम भी खराब है ना, सर क्लास कल क्यों नहीं हुई? आप कैसे हो? बढ़िया नेहा। चलो बच्चा, सर बीएनएस को ऐप पर भी अपलोड कर दीजिए, इसके साथ पीडीएफ भी। हाँ भैया जरूर, आज मैं अपलोड करवाऊंगा ऐप पे पीडीएफ के साथ में। राइट, हाँ भैया, बात कर लेते हैं हम कल बात कर रहे थे कहाँ पे? कल का मतलब पिछली क्लास में जो हमारी चर्चा हो रही थी वो हो रही थी जनरल एक्सप्लेनेशन, सामान्य स्पष्टीकरण की हम बात कर रहे थे, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि धारा 3 के तहत हम जनरल एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। अगर धारा 3 को आईपीसी में आप बात करेंगे, सर आईपीसी में कहाँ पे है? तो प्यारे साथी 32 34 35 36 37 38 इन धाराओं में जो हमारा पुराना एक्ट था आईपीसी, वहां पर मेरे भाई बात की गई है किसकी? कहेंगे सर जनरल एक्सप्लेनेशन की चर्चा हुई है, बात हुई है। ठीक, और मेरे भाई थोड़ी तबीयत का इशू है तो मैं आपसे आराम से बोलूंगा, तो समझिएगा बस। वो जैसे वो फ्लो नहीं होता कि एकदम तेज तेज से, वो वाला थोड़ा आज कम रहेगा, क्योंकि तबीयत खराब है और गले में खराश टाइप की पूरी है। ओके, चलो देखो, उपधारा 1, उपधारा 2, उपधारा 3, ये मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको समझाए थे। अगर शॉर्टकट में हम रिवीजन करें तो हम ऐसे रिवीजन कर सकते हैं कि जैसे आप समझिए कि उपधारा 1 क्या बताती है? भाई अपराध की हर परिभाषा या दांडी को बंध या दंड किसके अधीन होगा? तो साधारण अपवाद के अधीन होगा। कुल मिला के जब भी क्राइम की बात होगी, याद रखिएगा, जब भी क्राइम की बात होगी, ऑफेंस की बात होगी, उससे जुड़े जो प्रोविजन होंगे, उससे जुड़ी जो पनिशमेंट होगी ना, उन सब में जो जनरल एक्सेप्शन है उसका कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। ठीक, क्लियर मेरे भाई? 1 घंटे फोन लगा रहे थे लेकिन पिक नहीं हुआ। कितने बजे लगा रहे थे अजय, एक बार बता दीजिएगा भैया कि आप कितने बजे कॉल कर रहे थे? ठीक, वो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं चेक करूंगा जरूर। इसके बाद आपका है उपधारा 2। उपधारा 2 में अगर हम बात करें मेरे भाई, तो उपधारा 2 कहती है कि हर एक जो संहिता में स्पष्ट किया गया है, इस संहिता के उस स्पष्टीकरण के अधीन वर्णित किया गया है। कुल मिला के भैया यहाँ पे बात कही गई कि जो कुछ भी मेरे भाई जो बीएनएस के अंदर दिया गया है उसका अर्थ वही समझा जाएगा जो बीएनएस के अंदर है। इसकी बात है उपधारा 3। उपधारा 3 में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति की कब्जे में है, जैसे वो व्यक्ति आप कह सकते हैं कि भैया पति पत्नी लिपिक सेवक इत्यादि की कब्जे में है, इस संहिता में ये माना जाएगा कि वो व्यक्ति के कब्जे में है। जैसे मान लीजिए कि आप हैं, ठीक, आप हैं, आपकी वाइफ है। अब आपकी वाइफ के कब्जे में कोई, कह सकते हैं सर,
आप अगर बात करें कि भाई आपकी वाइफ के कब्जे में क्या है भैया, कोई प्रॉपर्टी है, कोई संपत्ति है। अब आपकी वाइफ किसी को वो दे दें प्रॉपर्टी दान में, तो ऐसे मामले में क्या माना जाएगा, भले ही प्रॉपर्टी वो आपकी ही क्यों ना हो, लेकिन आपने पूरा राइट अगर अपने वाइफ को दे रखा है, तो वो प्रॉपर्टी आपके वाइफ की मानी जाएगी। राइट, यही बात हमने आपको इस सेक्शन के अंदर आपको समझाया था। ठीक है मेरे भाई। इसके बाद हमने पिछली क्लास में उपधारा 4 पे बात की थी। मैंने आपको बताया था कि बीएनएस के किसी भी भाग में कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों का विस्तार अवैध लोप पर भी है। कुल मिला के यहाँ पर हम एक्ट को अवैध लोप में शामिल है, इस चीज को हमने वर्णित किया था कि भैया कोई एक्ट है ना, कोई कार्य है ना, वो कहाँ शामिल है। तो मेरे भाई याद रखिएगा, कोई भी कार्य वो शामिल कहाँ है, एक्ट अवैध लोप में, यानी इलीगल ओमिशन। कानूनी दायित्व जब होता है तो व्यक्ति कार्य न करे, ऐसे में इसी को क्या कहते हैं, इलीगल ओमिशन कहते हैं। जैसे आपका भाई कोई कानूनी दायित्व बनता है ना, आपकी कोई लीगल लाइबिलिटी बनती है, कोई लीगल लाइबिलिटी बनती है, लेकिन फिर भी आप काम ना करें, फिर भी आप काम ना करें, तो ऐसे मामले में क्या होगा मेरे भाई, ऐसे मामले में आप कह सकते हैं आपकी लीगल लाइबिलिटी बन रही है, आप काम नहीं कर रहे हैं, तो वही मेरे भाई इलीगल ओमेशन या उसी को अवैध लोप कहा जाएगा। वही हमारा अवैध लोप या इलीगल ओमिशन आप उसी को कहते हैं। राइट, चलिए जैसे एग्जाम्पल भी देकर हमने स्पष्ट किया था पिछली क्लास में। उसके बाद मैंने आपको उपधारा 5 बताई थी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कई व्यक्ति मिलकर अगर एक संयुक्त आशय से कोई अपराध करते हैं, तो ऐसे मामले में जब सजा मिलेगी ना, मतलब जब सजा दी जाएगी, तो हर व्यक्ति को बराबर दी जाएगी। मतलब कि भाई कई लोग मिलकर अगर कोई क्राइम करते हैं, ऐसे सिंपल सा समझिए कि कई लोग भाई मिले और वो सब मिलकर कोई क्राइम या कोई कह सकते हैं गुनाह, कोई अपराध, उसको क्या करते हैं मेरे भाई, अंजाम तक पहुंचाते हैं। ठीक, तो भैया कई लोग मिलकर अगर अंजाम तक पहुंचा रहे हैं, तो ऐसे मामले में क्या होगा, याद रखिएगा, कई लोग अगर मिलकर क्या कर रहे हैं, अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। किसको मेरे भाई अंजाम तक पहुंचा रहे हैं, तो आप कहेंगे सर कई लोग मिलकर किसी अपराध को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं, या कोई अपराध कई लोग मिलकर कर रहे हैं। तो ऐसे मामले में क्या होगा भैया, उसमें जितने भी व्यक्ति होंगे सबके सब दोषी माने जाएंगे, और जब सजा मिलेगी ना, सबके सब मतलब सभी को बराबर सजा मिलेगी। जैसे आप समझिए कि आप 4 मित्र मिलकर कहीं पर चोरी करते हैं। ठीक, उसमें से 2 लोग कह सकते हैं चोरी करते हैं, 2 लोग जो है केवल सहयोग करते हैं ना। जैसे भैया कोई योजना बनी, सपोज दैट कोई योजना बनी किसकी सर, चोरी करने की। अब आप भी साथ में चले गए उनके, जो चोर थे, जो चोर टाइप के लोग थे या जो चोर थे भैया, उनके साथ आप भी सपोज चले गए। अब आप चले गए, अब आपको तो पता है नहीं कुछ, आप खड़े थे केवल उनके साथ, बाकी वो जो आपके साथ आपके मित्र थे वो चोरी कर रहे थे, और बाद में पता चला कि भाई पकड़े जाते हैं सब लोग ना, पकड़े जाते हैं। अब भाई बाद में जब सब पकड़े जाते हैं ना, तो ऐसे मामले में आप भी शामिल हैं, तो भैया सजा जब होगी ना, तो बराबर होगी, मतलब आपको भी उतनी सजा मिलेगी जितना जो चोरी कर रहा व्यक्ति है उसको मिली है। ठीक, मतलब जितना चोरी करने वाला व्यक्ति को सजा मिलेगी, उतनी ही मेरे भाई आपको भी सजा मिलेगी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। समझ में आई? क्लियर? लेकिन सर पावरफुल लोग बच जाते हैं, अच्छा भैया हो सकता है। ठीक, और दूसरी बात कि आप लोग इतनी संख्या में लाइव हो, लाइक की संख्या हमें कम दिख रही है, तो अगर आप लाइव हो तो लाइक कर दिया करो। ठीक, क्योंकि आप ही के लोगों के लिए क्लासेस हैं, लाइक करने से कुछ मिलता नहीं है, बट हाँ, जब आप सेशन को लाइक करते हैं तो थोड़ा अच्छा अंदर से लगता है कि चलिए
जो पढ़ाया जा रहा है आपको समझ आ रहा है और आप संतुष्ट हैं, ठीक? और लेकिन आप संतुष्ट अगर नहीं हैं तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में आपकी जो भी दिक्कत, जो भी समस्या, जो भी ना समझ में आए, हमसे आप पूछें। हम ज़रूर आपको उस पर अपनी राय देंगे, उस पर आपको बताएँगे, जो-जो सही होगा, जहाँ गलतियाँ होंगी। समझ आई? चलिए, अब आपको हम आगे लेकर चलते हैं। मेरे भाई उपधारा 6 की बात करते हैं। उपधारा 6 की बात करें तो उपधारा 6 बताता है कि जब कोई अपराध एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा मिलकर किया जाए, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का आशय या ज्ञान क्या हो, अलग-अलग हो। ठीक? अभी तक हमने उपधारा 5 में क्या देखा था कि सभी व्यक्तियों का जो सामान्य आशय था, वो क्या था मेरे भाई? संयुक्त था। यानी आप कह लो एक ही था। ये हमने उपधारा 5 में समझा। बट यहाँ पे क्या है, उपधारा 6 क्या कहता है कि सबका आशय अलग-अलग है, ज्ञान अलग-अलग है। तब ऐसे में क्या होगा, तो याद रखिएगा प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के आशय या स्वयं के ज्ञान के अनुसार उत्तरदायी होगा ऐसे मामले में। ठीक? ये बात हमारी उपधारा 6 में बताई गई। क्या बताई गई मेरे भाई? बताई गई कि कोई अपराध क्या दोस्त कहेंगे एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा मिलकर किया जाता है। एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा क्या होता है मेरे भाई? आप कहेंगे मिलकर किया जाता है। ठीक? क्या होता है? आप कहेंगे एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा कोई अपराध मेरे भाई मिलकर किया जाता है। तो अगर अगर क्या हो मेरे भाई? आशय 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 को बोलते हैं इंटेंशन। और क्या? और मेरे भाई ज्ञान। अगर आशय और ज्ञान ये दोनों क्या हो सर? आप कहेंगे अलग अलग हो। आशय अलग हो और मेरे भाई जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो क्या हो दोस्त? आप कहेंगे अलग अलग हो। मतलब कोई अपराध एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा मिलकर किया जाए, उनमें हर व्यक्ति का, प्रत्येक व्यक्ति का आशय और ज्ञान अलग अलग हो ना। लिख लीजिएगा, प्रत्येक व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं। ठीक? प्रत्येक व्यक्ति का आशय और ज्ञान क्या होता है? अलग अलग हो। जब प्रत्येक व्यक्ति का आशय और ज्ञान अलग अलग होता है, तो ऐसे मामले में जब सजा मिलेगी तो प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के आशय और ज्ञान के अनुसार उत्तरदायी होगा। ये बात याद रखिएगा कि भैया प्रत्येक व्यक्ति, आप कह सकते हैं, अपने स्वयं के प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के क्या भैया? आप कहेंगे आशय या ज्ञान के अनुसार, आशय या ज्ञान के अनुसार उत्तरदायी होगा। ठीक? हर व्यक्ति, याद रखिएगा, क्या मेरे भाई? अपने स्वयं के आशय या ज्ञान के अनुसार उत्तरदायी होगा। ये बात आपको याद रखनी है किसके अंदर मेरे भाई? उपधारा 6 के अंदर। समझ में आ गई? मतलब कि भाई भले ही मिलकर कई व्यक्तियों ने अपराध किया हो, बट अगर आशय और ज्ञान की बात करें तो आशय और ज्ञान सबके पास अगर अलग अलग है, तो ऐसे मामले में क्या होगा मेरे भाई? ऐसे मामले में जो सजा मिलेगी वो प्रत्येक व्यक्ति को उसके आशय और ज्ञान के अनुसार सजा मिलेगी। ठीक? अब
एग्जाम्पल की मैं अगर बात आपसे करूं तो सपोज ए और बी मिलकर क्या करते हैं, सी को पीटते हैं। किसकी बात मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, एक सेकंड दीजिएगा, ठंडा है भाई, इसकी थोड़ा बंद करते हैं। देखो, मैं क्या कह रहा था, मैं आपको बता रहा हूं कि ए और बी ये मिलकर क्या करते हैं, सी की हत्या, सी की, मेरे भाई, हत्या करते हैं। कौन, ए और बी, ये दोनों मिलकर, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं मेरे भाई, सी की हत्या करते हैं। सॉरी सॉरी, हत्या लिखना थोड़ा उचित नहीं है, कंडीशन अभी आगे बनाएंगे गड़बड़ा जाएगी। ऐसे बनाइए कि ए और बी मिलकर सी को सपोज पीटते हैं, पीटते हैं। ये हत्या करेंगे तो कॉमन इंटेंशन हो सकता है, पीटना थोड़ा सा कॉमन इंटेंशन में नहीं आएगा। ठीक, तो ऐसे मामले में समझिए, ए का उद्देश्य पीटने का क्या था, सी की हत्या करना था। ठीक, और उसे यह ज्ञान भी था कि उसकी मार से सी की मृत्यु हो सकती है। ठीक, ये जो ए था, इसके पीटने का आशय क्या था, का आशय, आशय क्या था मेरे भाई, सी की हत्या करना था। हत्या करना था, और मेरे भाई ए को ज्ञान था, उसके मारने से क्या होगा, आप कहेंगे उसके मारने से सी की सी की मृत्यु हो जाएगी। ठीक, सी की मृत्यु हो जाएगी। वहीं पे दूसरी बात क्या है, बी के इंटेंशन की, और बी जो है किस इंटेंशन से मार रहा था, तो बी केवल चोट पहुंचाना चाहता था। ठीक, बी क्या चाहता था, याद रखिएगा, केवल मेरे भाई चोट पहुंचाना चाहता था। ठीक, बी क्या करना चाहता था, केवल चोट पहुंचाना चाहता था, न कि हत्या करना। और कह सकते हैं कि, कह सकते हैं यह भी ज्ञान की उसकी मार से सी की मृत्यु हो जाएगी, ये उसको ज्ञान नहीं था। ठीक, केवल वो चोट पहुंचाना चाहता था, बी को ज्ञान नहीं था कि उसके मारने से सी की डेथ हो सकती है। क्लियर, देख लीजिए कि भैया केवल चोट पहुंचाना चाहता था कौन, बी, इसको ज्ञान नहीं था सी की मृत्यु हो सकती है। ठीक, सी की मृत्यु हो सकती है, ये ज्ञान नहीं था। अब ऐसे मामले में क्या होगा मेरे भाई, ऐसे मामले में रिजल्ट अगर आप देखें इस केस का, केस का अगर आप परिणाम की बात करें, तो परिणाम क्या आता है, मान लीजिए सी की डेथ हो जाती है, सी मर जाता है, तो ऐसे मामले में जो ए व्यक्ति होगा ना, वो क्या माना जाएगा मेरे भाई, हत्या का दोषी होगा, हत्या का दोषी होगा। और इसको जो सजा मिलेगी वो हत्या करने की मिलेगी, किसको, ए व्यक्ति को। ठीक, उसी व्यक्ति को बी ने भी पीटा था, तो बी का इंटेंशन क्या था, चोट पहुंचाना। तो मेरे भाई यहाँ पर केवल घोर उपहति या गंभीर चोट पहुंचाने का दोषी माना जाएगा। बी जो होगा वो क्या होगा मेरे भाई, गंभीर चोट पहुंचाने का, गंभीर चोट पहुंचाने का, लिख लीजिएगा, गंभीर चोट
पहुंचाने का दोषी माना जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिए, ये रिजल्ट आता है, परिणाम आता है इस पूरे मामले में। ठीक है मेरे भाई, बताइए। क्लियर? हाँ जी, नोट करिए। क्लास का टाइम क्या है दोस्त? क्लास का जो टाइम है वो आपकी सुबह, सॉरी सुबह कह रहा हूँ, शाम को 7:15 पे क्लास आपकी मेरे भाई रहती है। नोट कर लीजिए, फिर आगे भी हम लोग चर्चा करते हैं, आगे भी हम लोग बात करते हैं। राइट? और आज थोड़ा सा आप लोग मैनेज करिएगा मेरी आवाज को लेकर, क्योंकि जो आवाज है वो अंदर से प्रॉपर आ नहीं पा रही। आ इसलिए नहीं पा रही क्योंकि थोड़ी सर्दी हुई है। ठीक। हाँ जी, आपने लिखा उसके क्राइम के अनुसार सजा मिलेगी। क्या सवाल लिखा आपने? क्या सर बी को भी सजा एक के बराबर मिलेगी? नहीं, दूसरे मामले के अंदर मैंने आपको जस्ट बताया कि उसका जो इंटेंशन होगा, जो नॉलेज होगा, उसी के अनुसार सजा मिलेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी। इंटेंशन नॉलेज दोनों की बात करी तो यहाँ पे एक बात स्पष्ट क्या हो गई? बात ये स्पष्ट हो गई मेरे भाई कि जो बी है वो केवल चोट पहुंचाना चाहता था, तो बी को गंभीर चोट पहुंचाने का दोषी माना जाएगा। अब ऐसे मामले में ये नहीं माना जाएगा कि वो जो है मारना चाहता था या फिर डेथ करना चाहता था, भैया किसी को जान से मारना चाहता था, ऐसा नहीं था। ठीक, क्लियर है? एक प्रमुख मामला है जहां से ये सिद्धांत आपका निकला है। केस कौन सा है मेरे भाई? एक केस का नाम लिख लीजिएगा जहां से ये पूरा सिद्धांत आपका निकला है। केस था आदम अली तालुकदार वर्सेस राज्य का। आदम अली लिख लीजिएगा। तालुकदार वर्सेस किसका मामला था? आप कहेंगे मेरे भाई राज्य का मामला था। राज्य का मामला कब का ये मामला था? याद रखिएगा, 1927 का मेरे भाई ये पूरा केस था, पूरा मामला था 1927 का। अब देखिए इस मामले के अंदर आप कह सकते हैं कि यही सिद्धांत आपका निकला। क्या सर? कि संयुक्त कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का अपराध, लिख लीजिए। क्या सर? लिखेंगे संयुक्त कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का अपराध, प्रत्येक व्यक्ति का क्या मेरे भाई? आप कहेंगे अपराध उसके अपने आशय और ज्ञान के अनुसार निर्धारित होगा। उसके अपने आशय और मेरे भाई ज्ञान के अनुसार क्या होगा? आप कहेंगे निर्धारित होगा। ठीक है, नोट करिए। नोट करिए भैया, विद इन सेकेंड मैं पानी पी लेता हूँ, गला मेरा बहुत फंस रहा है।
क्लियर है मेरे भाई? बता दीजिए। इसको लेकर बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, इसीलिए मैंने इसको बताया क्योंकि ये जब आप पढ़ोगे ना, क्या उपधारा 6 और उपधारा 5 अक्सर आप सबके एक ही माइंड में चलता रहता है कि अगर भाई किसी ने भी संयुक्त रूप से अपराध किया है, तो सज़ा सबको बराबर मिलेगी। लेकिन याद रखिएगा जो सज़ा होगी, ठीक? क्लियर? क्या है भैया? सज़ा जो होगी वो किस पर डिपेंड करेगी? हमेशा याद रखेंगे, ये मेरे भाई आशय और किस पर डिपेंड करेगी? ज्ञान पर। ना इंटेंशन और नॉलेज पर ही डिपेंड करेगी ये आपकी पूरी की पूरी। ठीक क्लास? ठीक है? सर क्या हो गया है आपको? अरे बस ऐसे ही जानते नहीं हो। जीवन है और जीवन में कुछ ना कुछ घटित होता रहता है। ठीक। ओके भैया। सर टीपी की क्लास नहीं चला रही है। देखिए मंडे से सारी क्लासेस आपकी चलेंगी। ठीक है? आज तक जो भी है रहा है समस्या। एक सवाल है कि सर ए और बी जब साथ थे तो दोनों को समान दंड, सर बी को पता था कि मैं इसे सामान्य ही हानि पहुंचाऊंगा, जो कि दंड देने वाला होगा उसे थोड़ा पता होगा किसी को काम ज्यादा चोट पहुंचाने का किया, क्या हुआ सर आज? देखो भैया ऐसा नहीं है। इंटेंशन कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे? इंटेंशन रिप्रेजेंट करने के लिए आपको प्रूफ देना होगा ना। देखिए कुछ चीजें कुछ बातें केवल किताबों में ही अच्छी लगती हैं, किताबों में लिखी हैं तो लोगों को लगता है कि हाँ चलिए ठीक है। ठीक। लेकिन जब उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट किया जाता है ना, फिर वहां पे एविडेंस देना होता है। एविडेंस से इस बात को प्रूव करना होगा कि मेरा जो इंटेंशन था वो केवल जो है व्यक्ति को चोट पहुंचाना था, मर्डर करना या हत्या करना इंटेंशन नहीं था। ठीक। अब भैया पता चले कि मर्डर हो गया, वो अलग है। सर 5 और 6 में कन्फ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा है। अच्छा मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्लियर करता हूँ कन्फ्यूजन। देखो मैं आपको बताऊं, मान लीजिए आप और आपका कोई मित्र है, 2 लोग 3 लोग, पूरा सहेली सहेली के 3 लोगों का ग्रुप बना लिया आप लोग। ठीक। और ग्रुप बनाने के बाद आप क्या कर रहे हो? ग्रुप बनाने के बाद आप जो है, आप लोग प्लानिंग कर रहे हो किसी का मर्डर करने की। सपोज कोई ये पर्सन है उसको आप लोग मारना चाहते हो। ठीक। तो आप तीनों लोग मिलकर प्लानिंग करते हो उस व्यक्ति को मारने के लिए। पूरी प्लानिंग होती है, व्यक्ति बेचारा अब उसको तो पता नहीं है ना कि आप लोग प्लानिंग कर रहे हो, और आप सब मिलके अटेम्प्ट करते हो और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, फाइनल व्यक्ति सफा हो जाता है। ठीक। तो ऐसे मामले में क्या होगा? ऐसे मामले में आप लोग जितने लोग होंगे होगे सबको कह सकते हैं, जब सजा मिलेगी ना तो सबको बराबर मिलेगी, क्योंकि आप सब लोग मिलकर अपराध किए हैं। इंटेंशन आपका था अपराध, भाई आप कह सकते हैं आप सबका इंटेंशन था हत्या करना। ठीक। तो ये बात कौन बताएगी? उपधारा 5 आपकी स्पष्ट करेगी, उपधारा 5 आपकी बताएगी। लेकिन उपधारा 6 की अगर हम बात करें, उपधारा 6 में आप ऐसे समझें कि मान लीजिए एक सास और एक बहू है। ठीक। और एक पड़ोसी है। एग्जाम्पल आप ऐसे समझे, एक सास एक बहू और एक पड़ोसी है, और सास बहू दोनों को पड़ोसी परेशान करता है, दोनों ही भाई उससे बहुत गुस्सा है। ठीक। और सास भाई उसके दिमाग में ये चल रहा है कि सामने वाले व्यक्ति को किसी दिन जान से मार दें। ठीक। बहू के दिमाग में ये चल रहा है कि इसका हाथ पैर तोड़ देंगे हम किसी दिन। ठीक। होता क्या है, भाई दोनों ही एक ही व्यक्ति को मारते हैं। ठीक। अब जब भाई बहू मारती है तो उसका इंटेंशन है हाथ पैर तोड़ने का, भाई साहब वो कूटती है अच्छे से। उसके बाद भाई सास मारती है उसी को, सास का इंटेंशन था जान से मारने का,
उसने जान से मार दिया, व्यक्ति खत्म। ठीक। दोनों ने किसको मारा? एक ही व्यक्ति को मारा ना। दोनों ने एक ही व्यक्ति को मारा, बट दोनों का इंटेंशन क्या था सर? अलग अलग। एक केवल हाथ पैर तोड़ना चाहती थी और एक जान से मारना चाहती थी। अब इसको प्रूफ कौन करेगा? जो भाई अपना इंटेंशन बताएगा वो प्रूफ करेगा कि भाई हमारा इंटेंशन मारना नहीं था। क्यों नहीं था, उस बात को प्रूफ करना होगा, एविडेंस लाना होगा कि देखिए भैया हमने तो बहुत आराम से मारा था, हमको जो है हमारा इंटेंशन ये नहीं था। ठीक। तो वो चीज प्रूव करने से आएगी। वो आपकी कौन बताएगी? उपधारा 6 बताएगी। राइट। अभी बताइए, आपका डाउट क्लियर हुआ सारे बच्चों का? अभी भी कोई डाउट हो तो पूछिएगा, और मामला अगर क्लियर हो गया हो, समझ आ गया हो, तो बताइएगा। ठीक भैया। हाँ जी। ठीक। बहुत सही मेरे भाई। ठीक। इसको आप लोग नोट कर लीजिए सब लोग। ठीक है भैया, इसको नोट कर लीजिए। आज थोड़ा मुझे गले में दिक्कत है, आवाज़ सही से निकल नहीं रही है। ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम लोग बीएनएस की क्लास लेंगे, और बाकी ऐप वाली क्लासेस पे आपकी छुट्टी रहेगी मैक्सिमम, और बीएनएस वाली क्लास आपकी रहेगी यूट्यूब वाली। ठीक। तो कल हम इसी के आगे बात करेंगे, आगे पढ़ाएंगे आपको। और कुछ सवाल आपके हैं तो पूछ लीजिए सब लोग। ठीक। एक आकाश का सवाल आ रहा है कि सर एक बात बता दो, बीएलएलबी में कितने सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं, कितनी होती हैं, पढ़ी जाती हैं, क्या आप पूछना चाहते हो मेरे भाई? अगर आप बीएलएलबी कर रहे हो या एलएलबी कर रहे हो, लगभग 6 विषय आपको पढ़ने होते हैं, 6 विषय का आपको पेपर देना होता है। हर यूनिवर्सिटी हर सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो कहीं ना कहीं कुछ अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। तो ऐसे प्रॉपर ना हम आपको सब्जेक्ट बता सकते हैं ना प्रॉपर आपको गाइड कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा? संस्थान के नंबर पर हमें व्हाट्सएप करना होगा या कॉल करना होगा। स्क्रीन पर आपको ऐड चलता हुआ दिख रहा होगा। ठीक। उसमें एक मोबाइल नंबर आ रहा होगा, 7084005591। उस नंबर पर मेरे भाई आप कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा ऑफिस टाइम पर। ठीक। तो आपको क्या मिल जाएगी? सारी सूचना मिल जाएगी। बाकी सेमेस्टर के कोर्सेज 799 के होते हैं। ओके भैया। एडमिशन कैसे होगा मेरे भाई? एडमिशन के लिए संस्थान का ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। वहां से डाउनलोड करने के बाद एडमिशन ले सकते हैं। ऐप को लॉगिन करिएगा, वहीं से आप देख सकते हैं। बाकी यूनिवर्सिटी वाइज कोर्स में जाके भी आप एडमिशन ले सकते हैं। मतलब आप अपने आसपास अगर कॉलेज एडमिशन की बात कर रहे हैं तो आपको कॉलेज में एडमिशन लेना होता है। हाँ भैया, आपकी बीएनएस वाली क्लास कल चलेगी। बाकी ऐप की क्लासेस आपकी स्थगित रहेंगी, यूट्यूब वाली क्लासेस आपकी रहेंगी जो भी चल रही हैं। राइट। चलिए, बाकी आज के लिए मेरे दोस्त इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर सहयोग। ठीक, हिंदी में क्या है? तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम इसी के आगे बात करेंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू भैया। ऐप में कैसे रजिस्टर करें मेरे भाई? जायसवाल कैरियर इंस्टीट्यूट प्ले स्टोर पर सर्च कर लीजिए, या फिर आप क्या काम करिएगा, या फिर मेरे भाई आप एक काम करिए कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वीडियो के नीचे, उस पर क्लिक करिए, उस पर आपको लिंक मिल जाएगा ऐप का। वहाँ से भी आप लॉगिन कर सकते हैं, वहाँ से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या स्क्रीन पर नंबर चल रहा होगा उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके मेरे भाई। चलिए, बाकी कोई सवाल होगा तो बताएंगे। थोड़ा सा मुझे गैप चाहिए 10-20 मिनट का, उसके आगे कंपनी लॉ की भी क्लास है। ठीक। बाकी आज के लिए बस इतना ही। देखते हैं। थैंक यू।